नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि एक तरफ पश्चिम एशिया में संकट है, युद्ध चल रहा है, तो उसको लेकर जो स्थिति, जो असर पड़ा है वो तो पड़ा ही है, लेकिन उससे ज्यादा भारत में अफवाह का बाजार गर्म है और इसमें बड़े बड़े नेता शामिल हैं। खासतौर पर विपक्ष के कई नेताओं का भी ऐसा बयान आ रहा है जिसमें वो लोगों में पैनिक फैला रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, भाई इससे बड़ा बड़ा संकट हमने उसकी स्थिति संभाली है, तो ये तो सरकार बिल्कुल इसको संभाल रही है और किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दे रही। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ होगी कि क्या राहुल गांधी के बाद अब ममता बनर्जी हेडलाइन के मैनेजमेंट में जुट गई हैं क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि संसद में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो खारिज हो गया, लेकिन अब टीएमसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लेकर आई है। तो सवाल यह है कि क्या जब आप जानते हैं कि यह पास नहीं हो सकता, आपके पास नंबर नहीं है, एक तो सबसे पहले इस तरह का प्रस्ताव लाना, क्या किसी को नहीं छोड़ेंगे? और उसके बाद यह भी कि फिर मकसद क्या, हेडलाइन मैनेजमेंट? इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद एक और बात करेंगे कि फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उन पर कल रात में जानलेवा हमला किया गया। इसकी सब तरफ निंदा हो रही है, सब एक सुर से निंदा कर रहे हैं और इस पर करेंगे बात। लेकिन इस समय सीधे विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता में चलते हैं। ओके, उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इस तरह की जानकारी आई है कि जयशंकर और आराक्ची के बीच के बातचीत के बाद ये सहमति बनी है और मंजूरी दी है ईरान ने कि भारत तेल लेकर आने वाले जहाजों को परमिशन दे दी गई है। क्या इस बात में सच्चाई है आधिकारिक तौर पर, अगर आप बता पाए? कादम्बरी शर्मा, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। इस बात की भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2 जहाज जो हैं उनको ईरान ने परमिशन दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए, क्या ये सही है? Sir, Dhairy Maheshwari, Sputnik. Sir, we saw the telephone call between EM Jaishankar and Russian Foreign Minister Lavrov yesterday. Sir, can you confirm whether energy security and possible cooperation in oil sector were on the agenda as well? Pranay. Sir, Pranay Upadhyay, India Today आज तक से विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और उनके ईरानियन काउंटरपार्ट के बीच में अब तक 3 बार फोन कॉल पे बातचीत हो चुकी है। आप अगर ये बता सकें कि कितने भारतीय नागरिक अभी वहां पर हैं ईरान के अंदर, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है और कितने भारतीयों को वहां से अब तक निकाला जा चुका है, और भारतीय जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको लेकर कितने शिप्स हमारे अभी तक स्ट्रैंडेड हैं? कल जो फिगर बताया गया था, क्या उसके अंदर कोई बदलाव आया है? और क्या ईरान की परमिशन की जरूरत है या हम एस्कॉर्ट कर रहे हैं? किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है? Okay, so let's go over. Okay, Rishabh. Sir, Rishabh from Times Now. Sir, there are reports, unconfirmed reports, that Indian students have already reached the borders of Azerbaijan and Armenia. Has there been any communication with Azerbaijan and Armenia that our students can be, escorted out from there for safe return? And if we can have the number of Indian students or Indian nationals in Iran. And sir, another question unrelated, but Pakistan has been accusing India to playing with Taliban and all the all the attacks that have taken place at the Duran line. Pakistan has been accusing us for that. Okay, so let me come to take care of these questions first. Siddhant and Umashankar, your questions are similar, so let me first address your part. External Affairs Minister and Foreign Minister of Iran have had 3 conversations in the recent days. The last one discussed issues pertaining to safety of shipping and India's energy security. Beyond that, it would be premature for me to say anything.
पिछले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत में शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा अभी मेरे लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कादम्बनी, जहां तक आपका सवाल है, 2 जहाज को लेके मेरे ख्याल से 5:30 बजे एक और प्रेस ब्रीफिंग है, जिसमें हमारे शिपिंग मंत्रालय के साथीगण वहां होंगे। उनके पास अगर आप ये सवाल लेके जाएं, शायद क्योंकि बहुत टेक्निकल है, मेरे पास इतना अपडेट नहीं है, वो शायद आपका जवाब सही ढंग से दे सकते हैं। प्रणय, ऑन Indians in Iran. Now, we've had some 9,000 Indian nationals or thereabout who were there or who are there in Iran. These 9,000 Indian nationals comprise students. They also comprise seafarers, some business people, some professionals, and some pilgrims. Of these 9,000, you would have seen that we had issued an advisory some time back. Our mission had issued our advisory. Following those advisories, which were issued on 14th of January, if I'm not wrong, and 23rd of February, several Indian nationals, mostly students, a lot of students, they left the country and reached home. We have recently, as you know, we have shifted several Indian nationals, including students and pilgrims, who were based in Tehran to other safer locations and cities in the country. We are also assisting Indian nationals who wish to travel to Azerbaijan and Armenia, and from there to take commercial flights to return home. We are assisting them with visas. We are also assisting them with land border crossings. So this is happening. We've had several Indian nationals who have approached us, and we have helped them to cross over into Azerbaijan and Armenia, and for them from there to take commercial options of flying back home. I would take this opportunity to advise all Indian nationals who are desiring to leave Iran via land borders. They should adhere to the advisory that our embassy has issued. This was issued on 9th March, and they will do the needful. Our mission in Tehran, needless to say, stays in constant touch with our community members and is offering all possible assistance to them. देखिए, ईरान में करीबन 9,000 हमारे भारतीय नागरिक हैं। उसमें से ज़्यादातर लोग वहाँ शिक्षा के लिए गए हों, चाहे वो मेडिकल शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा हो। वहाँ पर नाविक लोग भी हैं, कुछ व्यवसाय जगत से जुड़े लोग हैं, कुछ वहाँ पर जो लोग पिलग्रिम्स के रूप में वहाँ पर गए हैं वो लोग हैं। इनमें से कई लोग जब 14 जनवरी को और 23 फरवरी को हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि आप देश छोड़ें, तो बहुत सारे लोग, खासकर स्टूडेंट्स, वहां से ईरान छोड़ के हमारे यहाँ घर वापस आ गए। उसके बाद भी जब युद्ध शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो हम लोगों ने बहुत सारे छात्रगण जो तेहरान में थे और अन्य लोग जो तेहरान में थे, पिलग्रिम्स, उनको हम लोगों ने वहाँ से अन्य शहरों में हम जाके उनको ले गए ताकि उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। बहुत सारे ऐसे भारतीय नागरिक हैं जो इच्छुक हैं कि वहाँ से ईरान से वापस आएं, और उसके लिए वो लोग सड़क मार्ग से आर्मीनिया और अजरबैजान जाके और इन दोनों देशों से जो कमर्शियल ऑप्शंस है हवाई जहाज का, उसको लेके वो हिंदुस्तान भारत वापस आना चाहते हैं। उनको हमारी एम्बेसी मदद कर रही है वीज़ा के साथ, और साथ ही साथ जाके वहाँ आपको बॉर्डर पार करना पड़ता है, वहाँ पे जो गतिविधियाँ होती है उनके साथ हमारी एम्बेसी उनको मदद कर रही है। और मैं साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भारतीय नागरिक ईरान से वापस आना चाहता है वो हमारे एम्बेसी से
वो संपर्क करें। हम लोगों ने एक एडवाइजरी जारी की है खास उन लोगों के लिए जो कि लैंड बॉर्डर से अर्मीनिया और अजरबैजान को पार करके वहां से वापस भारत आना चाहते हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तेहरान में जो हमारा मिशन है वो पूरी तरह से कार्यरत है और हमारे भारतीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, उनके हित के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। जहां तक प्रणय आपने जहाज की बात कही, कल मेरे ख्याल से हमारे जो साथीगण हैं जहाज के मंत्रालय से, उन्होंने बताया था, एक अंक आपको दिया था, तो उस पर और भी खुलासा आज जब प्रेस में हमारी बातचीत होगी तो उस पर शायद आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं है। देखिए, हमने जो हमारी बातचीत हुई हमारे विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में, उसके बारे में आपको मैंने ब्यौरा दिया और उससे अवगत कराया, तो मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। Rishabh, you had a question on Pakistan about the statement that they had made. So on that, I would like to say that we reject such baseless allegations. It has become second nature for Pakistan to blame India for its misdeeds. As a state sponsor of terrorism for decades, Pakistan has zero credibility when it comes to cross-border terrorism. No amount of storytelling is going to alter this reality, nor is anyone fooled by Pakistan's assumed victimhood. Dhairia, you had asked about the conversation between Foreign Minister Lavrov and External Affairs Minister. Post the conversation which happened yesterday, if I'm not wrong, we have given details of that conversation where the two leaders shared their perspectives and assessment on the ongoing conflict, and several other issues were also discussed. You can go further. Ayushi. So this is Ayush Iqbal from ANI. Our Prime Minister has spoken with leaders across the Gulf and Israel. Has India been able to establish any diplomatic communication at the leadership level with Iran after the strikes? And second, does India believe the current escalation could impact regional initiatives such as the IMEC, which was announced in 2023? Archis. Sir, Archis Mohan from Business Standard. During COVID, we had been extremely generous with our smaller neighbors in helping them out. In the context of the conflict in West Asia, have there been any requests from India's smaller neighbors, whether Bangladesh or Nepal, both in terms of evacuating their citizens or ensuring their respective energy security? Thank you. Vasri. India has co-sponsored a resolution at the UN that was taken up at the UNSC, in which Iran is very clearly criticized for its attacks on Gulf countries. In about 7 or 8 statements you have put out in the last 2 weeks, you have also very specifically criticized Iran for its attacks. We haven't, however, seen any comments from the Indian government on the US-Israel attacks on Iran, on the US bombing of the Iris Dana, and of the US bombing of a school which the US government has now accepted. It is done in Iran as well. I'd like to know, what is the Indian position on the actions taken by the US and Israel, arguably the first actions in this war? Jessica. Hi, sir. This is Jessica Taneja for Doordarshan Network. So I have 2 questions. The first, we've seen some remarks made by commentators that India took 5 days to sign the condolence book at the Iranian embassy for the late Supreme Leader Ayatollah Khamenei. Is this correct? And secondly, Pakistan has expressed some concerns regarding the India-Canada uranium deal that was signed during the time of the visit of the Prime Minister of Canada, Mark Carney. Any comments on that? Okay. Krishna Mohan. जो हमारा रीजनल कोऑपरेशन के तहत जिन कंट्रीज को हम ऑयल प्रोडक्ट ये करते एक्सपोर्ट करते हैं, अगर यही स्थिति रहती है तो क्या
Okay, let's Ayushi first come to your question. Prime Minister, as you know, that he has spoken to several leaders in the Gulf after the conflict started. In these conversations, he stressed on the need for dialogue and diplomacy so that early peace can return. He also underlined the need to avoid civilian casualties, and he focused on the priority for protection of civilians. We have a large Indian community in the GCC countries, and obviously it's their security and welfare is of utmost importance. This was highlighted. We also, in several cases, condemned the violation of sovereignty and territorial integrity of states. As far as contacts with Iran is concerned, yes, our External Affairs Minister has been talking with his counterpart, and 3 conversations have happened in the recent few days. As far as the impact of the war, it is there for everybody of this conflict to see what's happening around, and obviously, it has several issues, several of our lives have been impacted by it, and not just ours, but of people and countries around the world. Or just on energy assistance to countries in the neighborhood. First, I would come to Bangladesh. As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. Given our people-centric and development-oriented approach to relations with Bangladesh, we have been supplying diesel from Numaligarh refinery since 2007 through various modes, which includes waterways, rail, and later through the India-Bangladesh Friendship Pipeline. A sale purchase agreement was signed in October 2017 between Numaligarh refinery and Bangladesh Petroleum Corporation for supply of high-speed diesel on mutually agreed terms. It bears mention that whilst diesel exports to Bangladesh have largely continued since 2017, India's refining capacity, our own requirements, and diesel availability will be factored in while taking decisions. In addition, I would also like to say that we have received such requests from several other countries, including Sri Lanka and Maldives, and these are being examined, taking into account our own energy requirements and availability that we have. जैसा कि आप जानते हैं, भारत रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है, विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों के लिए। जैसा कि मैंने अभी बताया, बांग्लादेश का हवाला दिया। हमने बांग्लादेश सरकार की डीजल आपूर्ति के लिए उनसे एक अनुरोध हमको प्राप्त हुआ है, जिस पर विचार किया जा रहा है। बांग्लादेश के साथ संबंधों के प्रति हमारे जन केंद्रित और विकास उन्मुख दृष्टिकोण को देखते हुए हम 2007 से नुमालीगढ़ रिफाइनरी से विभिन्न माध्यम मतलब कि जल मार्ग, रेल मार्ग और बाद में भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन जो बनाया गया, उसके माध्यम से डीजल की आपूर्ति उनके लिए कर रहे हैं। अक्टूबर 2017 में नुमालीगढ़ रिफाइनरी और बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एक सेल परचेज एग्रीमेंट, बिक्री खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह उल्लेखनीय है कि हालांकि 2007 से बांग्लादेश को डीजल का निर्यात काफी हद तक जारी रहा है, लेकिन निर्णय लेते समय भारत की रिफाइनरी कैपेसिटी, हमारी अपनी आवश्यकता और डीजल की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा हम लोगों को हमारे पड़ोस के देशों से और कई एक देशों से, वो जिसमें कि श्रीलंका भी शामिल है और मालदीव भी शामिल है, उनसे एक रिक्वेस्ट आया है और हम लोग उसको एग्जामिन कर रहे हैं और ये देखते हुए कि हमारी अपनी खुद की कितनी
खुद का कितना रिक्वायरमेंट है और साथ ही साथ किस प्रकार की अवेलेबिलिटी इन चीज़ों की है हमारे पास. So Asli, yes, we have co-sponsored the GCC led resolution at the UN Security Council. We have 135 countries who have co-sponsored this particular resolution. The resolution reflects several of our positions. As you know, that we have a large diaspora in the GCC countries, and their well-being and welfare is of utmost importance. The Gulf is also very important for our energy security needs. As far as the other aspects of your questions are concerned, we have issued statements dated 28th February, on 3rd March, and thereafter External Affairs Minister also made a suo motu statement in the Parliament where he's dealt with all issues that some of the issues that you referred to. As far as the question of the school children you talked about is concerned, as I've said, we have issued several statements on the ongoing conflict. We have underlined the need for prioritizing the safety of all civilians. We regret the precious lives lost, and express our grief in that regard. Jessica, coming to your question on the condolence book signing, let me clarify the issue for you and for everybody here. As you are aware, Foreign Secretary signed the condolence book at the Iranian embassy on behalf of the government of India. He did so on 5th March itself, which was the first day of the opening of the book. It would do well for commentators to first update themselves on important matters before they choose to speak in public. Such ill-informed comments are best avoided. Your other question was again about India-Canada deal, on which some statement has been made. Let me say, we reject the statement made by Pakistan on the matter. India's credentials regarding non-proliferation are impeccable and well recognized by the global community. A country with a well-documented history of clandestine nuclear proliferation can hardly preach the virtues of export controls and proliferation risks. Such ludicrous statements are nothing more than an attempt by Pakistan to distract from its own abysmal record. कृष्ण मोहन, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कई सारे देशों से हमको उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आया है और उस रिक्वेस्ट को हम लोग अभी उसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करने के दरमियान में हम ये देख रहे हैं कि इसकी कितनी आपूर्ति है और कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास में और हमारी अपनी खुद की कितनी हमारी ज़रूरत है. Rajesh. Hello sir, I'm Rajesh Roy from Bloomberg. I know you are not expanding on the shipping part on Iran, but as you said, External Affairs Minister Jaishankar in his last conversation with his Iranian counterpart discussed security of shipping and energy security. Are we looking for safe passage of all 24 ships in the west of Hormuz, or to start with, say, oil tankers or all cargoes inbound for India? Anything on that? Okay. Smita. Hi, sir. This is Sumita from ET Now. Just wanted to get your reaction on India easing Press Note 3 related restrictions for countries that share land border with India. Thank you. Abhishek. Sir, this is Abhimanyu Sharma from CNBC TV 18. Sir, if you can clarify that several reports have claimed that India has reached out to Iran seeking a safe passage of ships through the Strait of Hormuz. Has India made such a request? Has Iran granted an assurance or a safe passage? Okay. Dada. Thank you, sir. This is Gautam Lahiri. The question about the two Bangladeshi nationals have been arrested in West Bengal in connection with the murder of a political leader before the election. Actually, that happened before the election. Now, Bangladesh is demanding extradition of those two accused. So, what is the process? I want to know when it can be deported. And subsequent to that, the Bangladesh mission has asked for consular access. So, whether we are giving any access
to them or not? Tripti? Hi. Tripti Lahiri with the Wall Street Journal. India is hosting a number of Iranians from the Iris Lavan, and Sri Lanka is in a similar position with about 240. Can you talk a little bit about the plans for these nationals? Will they remain in India till the war is ended? What kinds of consultations are you having with Iran, the US, Sri Lanka on this matter? Manas? Manas from PTI, as we have ramped up our diplomatic outreach in the wake of the crisis, it is deepening. So what is our overall assessment as of now of the unfolding situation in West Asia in terms of safety of Indians or in terms of our energy security? How we see this at this point? And second question, a very brief one. A lot of reports we have seen actually about various countries, including Japan, considering deployment of military ships to escort their tankers. So will India also consider such an option? Thank you. Okay, let me go through these. Now, Rajesh, your question, and then Abhimanyu, your question again. You know, I have already answered what I had to say. External Affairs Minister spoke to his counterpart in Iran, and I've given you the details that I just shared. Beyond that, I don't have anything further to add. Sumita, on press note 3, yes, this decision was taken. Detailed press release has been issued by PIB, which says that this particular instrument is also to promote India as a preferred destination for manufacturing and for information and for investment. So please have a look at that. Gautam, on your question, see, there is a press release which was issued by the West Bengal police on this particular matter. Now, this particular matter, it involves law enforcement related investigation which is ongoing. So therefore, it would not be appropriate for me to comment on this particular matter. Tripti, coming to your question. The External Affairs Minister had made a suo motu statement in the Parliament on 9th March. And there he had conveyed that Iran had requested permission on 20th February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded, the permission was accorded on 1st March. Iris Lavan docked on 4th March in Kochi. The crew, as you know, is currently in Indian naval facilities there. We will keep you updated on further developments in this regard. Later, we have several other questions. हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में 9 मार्च को एक सुओ मोटो बयान जारी किया था। उस बयान के तहत उन्होंने बताया था कि ईरान की तरफ से 28 फरवरी को 3 जहाज़ों को हमारे यहाँ लंगर डालने के लिए उन्होंने परमिशन मांगा था, अनुमति मांगी थी। हम लोगों ने 1 मार्च को ये अनुमति दी। आयरिस लवान जो है 4 मार्च को कोच्चिन आया, कोच्चिन बंदरगाह में उन्होंने लंगर डाला और उनके जो क्रू के सदस्य हैं वो अभी हमारे भारतीय नौसेना के परिसर में हैं और इस मुद्दे पर और जानकारी जो भी नए इस पे जो डेवलपमेंट होते हैं उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। Manas, now your question, see, we have been issuing regular statements. The statement made by the External Affairs Minister in the Parliament is comprehensive. He has given an account of how we have actively, all our embassies in the region have reached out to the community. They have issued advisories. They're helping our people, our tourists who are stranded there, several other Indian nationals, and helping them to come back to India. A large number of them have come back. We also have commercial flight options available from several destinations, and those are being utilized for by our nationals to come back. We've also, in the Ministry of External Affairs, we have set up a special control room where we get queries
and emails from our nationals as to how we can help them, and we are doing our best to keep to help our Indian nationals and our community in the GCC countries and elsewhere. On your second question, we have seen some reports, what you referred. We are closely following the developments in the ongoing conflict. We will take appropriate measures as per our assessment. Okay. Raghavendra. Yeah, this is Raghavendra Verma from German television ZDF. So my question is regarding the flight disruptions in light of the Gulf route, which is now blocked for the Indian Airlines. The Pakistan way becomes crucial. Has there been any talk with Pakistan with the Pakistan during for the reciprocal opening of the airways? Agni. So this is Agni from ABP. It's been reported that Bangladeshi military intelligence chief have had a series of meetings in New Delhi. Can you please elaborate on that? Yeah. Seema Guha from Outlook magazine. The former NSA, Shiv Shankar Menon, has been very critical of the government not expressing proper condolences for the killing of the Iranian supreme leader. And he said that at least a minister could have gone. What do you have to say to that? Okay. Sachin. Hi, Sachin from the Times of India. Just as a follow-up to one of the previous questions, why is it that we have not been able to establish any sort of contact with the Iranian president till now? The External Affairs Minister, when he spoke in Parliament, he said that efforts are underway, but these have not proved successful in the current circumstances. But yesterday we saw that the Iranian president spoke to the Pakistani Prime Minister, basically talking about the need to probe the root causes of the Israel-US war on Iran. So what is it that is preventing a contact at the leadership level between the two leaders? Okay. Yeshi. This is Yeshi Seri from Business India. I'd like to know, in West Asia, these countries like Bahrain, UAE, which have been impacted by drone attacks, how many Indians have come back from there? And second question is on Nepal. Prime Minister Modi spoke to Balin Shah after his victory. Has he also extended an invite for him to come to India? Okay, Raghavendra, regarding your question on air services, etc., we have had no conversation with Pakistan on in this regard. Agni, regarding the visit of the DGFI, I think, yes, he was here on the sidelines of the Raisina dialogue. He had a meeting with several of his interlocutors here. Seema, on to your question, see, I've already said that Foreign Secretary signed the condolence book at the Iranian embassy on behalf of the government of India, and he did so on the first day of the opening of the book on 5th March. But Foreign Secretary on behalf of the government of India signed this book, the condolence book, and I've already spoken about it, so I will refer you to my statements made in this regard. Sachin, to your question, see, the External Affairs Minister made a statement in the Parliament, so please refer to that. In addition, I would like to say that we've had constant engagement between India and Iran. We have External Affairs Minister speaking to the Foreign Minister of Iran, External Affairs Minister speaking to Foreign Minister of Iran several times in the last few days. Yeshi, to your question on Nepal, well, we saw that after the successful conclusion of elections in Nepal, we have welcomed the conclusion of these election, and our Prime Minister he has had telephonic conversations with Mr. Rabi Lamichhane, who happens to be the chairman of Rashtriya Swatantra Party, RSP, as also with Mr. Balin Shah, who
is a senior leader of the party. He congratulated both leaders on their electoral victory and on their parties, that is RSP's resounding success. PM conveyed to them that as a close friend and neighbor, India remains steadfast in its commitment to working closely with the people of Nepal and the new government and to scale new heights of shared progress, prosperity, and peace, progress, and prosperity. As you know, that India and Nepal have unique and multifaceted partnership and relationship, and we expect this dynamic to continue and grow from strength to strength in the coming days and years ahead. With that, ladies and gentlemen, we come to the close of this press briefing. Thank you very much. सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का सुन रहे थे और विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें विशेष रूप से जो पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध है उसके बारे में कई सवाल थे। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अभी तक भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। इसमें अंतिम बातचीत में विशेष रूप से जो जहाज़ों की सुरक्षा है उस पर चर्चा हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि ईरान में जो भारतीय रह रहे हैं उनको भारत सरकार वहां से सुरक्षित वापस ला रही है, वीज़ा दे रही है। साथ ही ज़मीन के रास्ते, अजरबैजान वगैरह के रास्ते भी उनको लाने का काम चल रहा है। बाकी और भी कई सवाल थे जिसको लेकर उन्होंने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्थिति स्पष्ट की और भारत सरकार अभी तक जो कुछ कर रही है, भारत सरकार ने जो कुछ किया है उसके बारे में विस्तार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी और संवाददाताओं के सवालों का जवाब भी दिया। तो अब आज देख लेते हैं कि इस वक्त में हम, जो आपको बताया था कि हमने कि क्या कुछ हम करने वाले हैं, विशेष रूप से क्या कुछ चल रहा है और तेल और गैस की आपूर्ति जो है उसको लेकर के देश में कैसी स्थिति है, ये बात करेंगे। साथ ही ये बात करेंगे कि अब राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी स्कोर करने वाली हैं क्या, महाभियोग इसीलिए ला रही हैं क्या संसद के अंदर, ये बात करेंगे। और फारूक अब्दुल्ला पर हमले के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा एक नज़र हेडलाइंस पर। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं। वर्तमान में भारत के पास तेल और गैस का है पर्याप्त भंडार। सरकार ने लोगों से की अपील, घबरा कर ना करें एलपीजी की बुकिंग, हर स्थिति पर सरकार रख रही है नजर। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद आज लोकसभा स्पीकर ने फिर से संभाली जिम्मेदारी, विपक्ष को दी नसीहत। कहा, सदन में हमेशा निष्पक्षता का मैंने किया प्रयास, नियम से परे जाकर बोलने का किसी के पास नहीं है विशेषाधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पिछड़ने के बाद अब संसद में विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी महाभियोग लाने की चर्चा। इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ भी विपक्ष दे चुका है महाभियोग का प्रस्ताव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि से संबंधित सम्मेलन में किसानों को अन्नदाता और महिला किसानों को बताया अन्नपूर्णा। कहा, महिलाओं को नीति निर्माण, निर्णय लेने और नेतृत्व पदों में मिलनी चाहिए अहम भूमिका। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम से किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त करेंगे जारी। 9.32 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर होगी धनराशि। कृषि मंत्री ने कहा, खाद्यान्न के उत्पादन में हुई अभूतपूर्व प्रगति। आगामी पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा का मैराथन मंथन। आज दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होने की संभावना। चुनावी रणनीति पर भी होगा मंथन। और फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की सभी दल एक स्वर से कर रहे हैं निंदा। केंद्र सरकार की ओर से मामले में पूरी जांच का दिया गया भरोसा। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। और अब सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि जो युद्ध चल रहा है पश्चिम एशिया में, जंग के बीच तेल और गैस को लेकर अफवाह का बाजार भारत में गर्म है, लेकिन ये कर कौन रहा है? दरअसल पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 13वां दिन है। जाहिर है कि पूरी दुनिया के तेल और गैस के सप्लाई पर बुरा असर तो पड़ा है। इस बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है।
ऊर्जा संकट और विपक्ष के आरोपों को लेकर पीएम ने तमिलनाडु की एक जनसभा में लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे एलपीजी की सप्लाई की कमी को लेकर परेशान ना हो। 140 करोड़ लोगों का यह देश कोविड के दौर में यह कर दिखाया था इस देश ने कि हमें हर संकट से निपटना आता है। तो विपक्ष के लगातार हमले के बीच ईरान, इजरायल और अमेरिका की जंग में भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता तो इंडिया फर्स्ट की है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार के लिए भारतीयों का हित सबसे पहले है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और यह सुनिश्चित कर रही है कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयारी नहीं है, जिसकी वजह से रसोई गैस की कमी हो रही है। तो पीएम ने कहा, हम इंडिया फर्स्ट की विचारधारा में यकीन रखते हैं, घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हम केवल सही और सत्यापित जानकारी का प्रसार ही करें। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और ऊर्जा के संकट के बीच भारत सरकार ने एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में कहा गया है कि देश में घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई पर रोजाना निगरानी रखी जाए और कहीं भी जमाखोरी या ब्लैक मार्केटिंग की शिकायत मिले तो तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार का कहना है कि अफवाहों और डर की वजह से बाजार में कृत्रिम संकट पैदा नहीं होने दिया जाएगा। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रीट में तेल के टैंकरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि युद्ध के दबाव का असर दुनिया भर में दिखे। दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई में समस्या जो बहुत करीब से दिखने भी लगी है। हालांकि इस जंग के हालात के बीच भी एक तेल का टैंकर सऊदी से तेल लेकर भारत के मुंबई तट पर पहुंच गया। सूत्रों के अनुसार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच बातचीत के बाद ये सहमति बनी। हाल के क्षेत्रीय तनाव के बीच यह पहला बड़ा भारतगामी कच्चे तेल का शिपमेंट है जो हॉर्मुज से सुरक्षित निकलकर मुंबई पहुंच गया। तो जाहिर है कि सरकार गैस और तेल की आपूर्ति सामान्य करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। अब जरूरत इस बात की भी है कि कुछ सियासी दल इसे आपदा में अवसर मानकर अफवाह को ही सियासत का टूल्स बना लिया है, जो नहीं होना चाहिए। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है। इस पर सरकार की तरफ से पश्चिम एशिया से उपजे हालात और ऊर्जा आपूर्ति चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ना घबराने की अपील की है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एनडीए की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने देशवासियों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा और पीएम ने कहा कि सरकार के लिए देश के नागरिकों का हित ही सर्वोपरि है। सुनिए पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा। I would like to speak to the people of Tamil Nadu about the conflict in West Asia. It has affected the whole world's energy supply chain. We believe in the ideology of India first. In any situation, we have seen how our government always puts the interests of Indians above everything. Even in these times, our approach will be the same. There is no need to panic or pay attention to rumors. I would like to appeal to the people, let us spread only correct and verified information. During the COVID pandemic, 140 crore Indians showed the world how mature our nation is. I am confident that as a nation, we will navigate every situation successfully. और इस बीच तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। तो गैस सप्लाई को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में गैस और तेल की किल्लत हो सकती है। Gas is going to be a problem.
petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now, it doesn't matter. अभी क्या करना है? अभी प्रिपेयर करना है. अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए. लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई दरअसल तेल कंपनियों के साथ साथ डीलर्स की तरफ से भी साफ की गई है, स्थिति स्पष्ट की गई है. उनका कहना है कि अभी तक स्थिति सामान्य है. अभी ग्राहकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है. जहाँ तक कि हमारी खुद की प्रोडक्शन है और अपनी है, तो घरेलू स्तर पे क्योंकि जो होर्डिंग हो रही है, जो आपकी जो मारामारी हो रही है, वो भी घरेलू स्तर पे ज़्यादा हो रही है, लोग लाइन लगा रहे हैं. तो जो घरेलू स्तर पर मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली है, चाहे वो वॉर लंबी भी चले. मेरे यहाँ पे एक दिन से कम का बैकलॉग है. हमारे यहाँ पे किसी भी गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है. मैं उपभोक्ताओं को ये आश्वासन दिलवाता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में और बाकी जगह भी घरेलू गैस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. तो कृपया आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, संयम से काम रहें. पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, कंपनियों के पास भी पर्याप्त स्टॉक है, और जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि अपने जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक है. कोई भी ऐसा पंप नहीं है जहां स्टॉक नहीं है, और ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो गई हो या बहुत ज्यादा लोग परेशान हुए हो पेट्रोल डीजल के लिए. तो स्थिति अभी सामान्य है. सप्लाई सब प्रॉपर जैसे चल रही थी उसी तरह चल रही सर. जैसे बुकिंग आ रही है, बुकिंग के हिसाब से गैस दी जा रही है. कोई कालाबाजारी कुछ नहीं. जैसे हम वाउचर आ रहा है मेरे पास, उसी वाउचर के हिसाब से हम गैस दे रहे हैं. तो ये तो तेल कंपनियों और डीलरों की बात आपने सुनी, लेकिन पूरे देश में किस तरह के हालात हैं ये हम आपको अपने संवाददाताओं के जरिए, कई संवाददाताओं से बात करके बताएंगे. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कि अलग अलग शहरों में किस तरह के हालात हैं. अभी वक्त है ब्रेक का. ट्रिंग ट्रिंग. हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा. प्रणाम चाचा जी. उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए. पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे, और बाकी 45 मुझे लौटा दो. आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो. अरे मूर्ख ना हूँ मैं. शाबाश. यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं. जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए. गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो. अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास. गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर. स्टील उपकरण लाए परिवर्तन. स्वागत है ब्रेक के बाद. आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि आखिर तेल और गैस को लेकर जमीनी सच्चाई क्या है. क्या किसी तरह की कोई अभी तक दिक्कत है? क्या थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है? वो सब कुछ हम आपको अपने संवाददाताओं के जरिए बताएंगे. ज्योति बेंगलुरु से जुड़ रही है हमारे साथ सुरेखा हैदराबाद से, सौरभ कोलकाता से और विकास सिंह लखनऊ से. देखिए शैलेंद्र मिश्र भी संसद भवन से जुड़े हुए हैं. तो कुल मिलाकर के 5 तो संवाददाता हो गए, और सलाहकार संपादक हमारे बगल में यही स्टूडियो में विनोद मिश्र जी भी बैठे हैं. मैं सबसे पहले एकदम आज ग्राउंड रिपोर्ट ही लूंगा. पहले ज्योति के पास. ज्योति बताइए क्या हालात है बेंगलुरु में. ज्योति, क्या वहां पर आपको लग रहा है? मुझे लगता है ज्योति नहीं है, अक्षया नाथ है मेरे साथ, है ना, चेन्नई से. अक्षया नाथ चेन्नई से जुड़ी होंगी. हाँ अक्षय बताइए क्या है चेन्नई में, किस तरह के हालात हैं? किसी तरह का असर अभी तक पड़ा है? क्योंकि तस्वीरें जो आ रही तो पेट्रोल पंप पर तो बिल्कुल हालात सामान्य हैं, ठीक है. एलपीजी पर कहीं कहीं इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि जो घरेलू एलपीजी है, डोमेस्टिक एलपीजी, उस पर असर ना पड़े. वहां के जमीनी हालात क्या हैं चेन्नई के?
लालचंद सी, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज लगभग यहाँ पे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को फील हो रहा है। कई सारे रेस्टोरेंट्स ये अपील किया है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में उनको भी लेके आए, क्योंकि कई सारे रेस्टोरेंट्स में कमर्शियल एलपीजी गैस का कमी पड़ रहा है। और यहाँ पे हम कई सारे रिटेल पेट्रोल पंप्स में देखा है कि कल से बहुत तरीके से तेज तरीके से भीड़ हो रहा है। पैनिक बाइंग जैसे सिचुएशन हम देख रहे हैं चेन्नई में। बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ पे त्रिची में बात कर रहे थे उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि पैनिक ना हो, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट इन्फॉर्मेशन को लेके उसके बारे में आप एक्ट करने के लिए। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कई सारे पेट्रोल पंप में लोग भीड़ कर रहे हैं और उसके अलावा ऑटो रिक्शा वालों को भी बहुत ही तरीके से डिफ़िकल्टीज हो रही है, क्योंकि एलपीजी गैस का अवेलेबिलिटी वहाँ पे जो सीएनजी अवेलेबिलिटी है वो कम हो गया है कई सारे पेट्रोल स्टेशंस में। और आज जब हम रिटेल पेट्रोल स्टेशंस गए थे वॉक थ्रूज करने के लिए, वहाँ पे हमने देखा कई सारे पेट्रोल स्टेशंस में नोटिस बोर्ड लगा हुआ था ये बोल के कि सॉरी सीएनजी इज़ अनअवेलेबल। तो ऑटो रिक्शा वालों और टैक्सी जो सीएनजी से ऑपरेट करते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा कमी हम देख रहे हैं। बिल्कुल, आप एकदम सही बता रहे हैं। दरअसल यही सही स्थिति है और सरकार ने दरअसल जो कॉमर्शियल, ठीक है, अब ज्योति भी जुड़ गई है, कॉमर्शियल गैस जो है उस पर सरकार ने इसलिए कंट्रोल किया है, मकसद इसलिए है ताकि घरेलू गैस जो है वो लोगों को मिले। अब ज्योति भी जुड़ गई हैं, ज्योति के पास चलते हैं। ज्योति बताइए, बेंगलुरु में क्या हालात हैं? लगभग वही स्थिति जो चेन्नई से अक्षया बता रही हैं। में मैंने रियलिटी चेक के लिए गई थी, जो एलपीजी आउटलेट है, एचपी गैस हो, इंडेन हो या दूसरे गैस आउटलेट में गई थी, लेकिन वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि डोमेस्टिक जो एलपीजी है उसका कोई कमी नहीं है। लेकिन लोगों को यहाँ पे ना जो अफवाह फैला हुआ है, लेकिन वो पैनिक में आकर वहां पे क्यों ही लगा हुआ था, तो वो लोगों को यही सुझाव दे रहे हैं कि एलपीजी जो डोमेस्टिक का है अगर एक बार आप बुक कर देते हैं तो 3 दिन में आपको मिल जाएगी। तो इस बात के लिए कोई घबराने की कोई कोशिश मत कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस और दूसरे जो पक्ष है वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी किए उन्होंने, तो इसलिए लोग घबराहट में आकर वहां पे बहुत क्यों था। लेकिन हमने 4-5 आउटलेट में गए थे, हमने पूछा कि डोमेस्टिक कमर्शियल एलपीजी गैस का थोड़ा बहुत स्केर्सिटी है, लेकिन जो डोमेस्टिक है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे एक तरफ केंद्र सरकार सदस्यों की कमेटी बना रहे, उसी तरफ यहाँ पे कर्नाटक सरकार में भी असेंबली से चल रहा है, इसी मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुआ था। और जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि लोगों को हम यही कहना चाहते हैं कि डोमेस्टिक का हम सप्लाई कर रहे हैं, और वो उनको एक रिक्वेस्ट किए है कि ये गैस बुक करने के बाद 25 दिन तक के लिए वेट कीजिए, सो उसके बाद आप दूसरे सिलेंडर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैनिक सिचुएशन उतना नहीं है। बिल्कुल, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वहां पर भी स्थिति वही है कि घरेलू गैस को मिले, इसके लिए व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल पर नियंत्रण किया गया ताकि घरेलू गैस की आपूर्ति बिल्कुल सही ढंग से मिले। और पेट्रोल पंप पर जो डीजल और पेट्रोल है उसमें तो अभी फिलहाल कहीं से किसी तरह की दिक्कत की खबर नहीं है। अच्छा, मैं दक्षिण भारत पर हूं तो पहले दक्षिण भारत की चीजें निपटाई दूं। सुरेखा हैदराबाद से, उसके बाद आएंगे पूर्वी भारत और उत्तरी भारत पर। सुरेखा, हैदराबाद में क्या स्थिति है? क्या पेट्रोल पंप जो है उस पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है और लोगों को घरेलू गैस डोमेस्टिक एलपीजी मिल रही है? ऐसी वहां पर भी स्थिति है हैदराबाद में और आसपास में? जी हाँ, एलपीजी की जब हम बात कर रहे हैं घरेलू गैस की, तो मैं आपको यही दिखाना चाहूंगी कि जो गैस एजेंसी है उसके बाहर मैं इस वक्त खड़ी हूँ। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा घबराहट है कि शायद कमी ना हो जाए, इसीलिए लोग सीधा यहाँ तक आ रहे हैं। तो इसीलिए आश्वस्त करने के लिए एजेंसियों ने यहाँ पर सिलेंडर रख दिए हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सिलेंडर की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जो घरेलू अच्छा, ये भरे हुए सिलेंडर है जो आप दिखा रही हैं, आप जो दिखा रही हैं ये भरे हुए सिलेंडर है ना सुरेखा? जी हाँ, ये क्या बात है, देखिए भरे हुए सिलेंडर दिख रहे हैं तस्वीरों में। जी हाँ, ये भरे हुए सिलेंडर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सील दिख रहा है। और मैं आपको गैस एजेंसी के जो यहाँ पर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी एचपी गैस के। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे लोग कितने तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं? क्या डरे हुए हैं लोग, घबराहट है, खौफ है जिसकी वजह से आ रहे हैं, या फिर सच में यहाँ पर कमी है गैस? नहीं मैडम, बहुत गैस है, गैस का कमी नहीं है, मगर पैनिक हो जा रहे कस्टमर। पैनिक होके अब डेली हमारे को 300 बुकिंग आते थे, अभी क्या है हजारों बुकिंग आ रहा।
उसलिए थोड़ा लेट हो रहा, मगर कस्टमर को जो है सबको भिजा दे रहे। हम एक्स्ट्रा भी ऑटो लगा रहे, सुबह 6 बजे से रात में 11 बजे तक भी सप्लाई कर रहे कस्टमरों को। कुछ भी दिक्कत नहीं है, गैस फुल है, कस्टमर नीडी कस्टमर को ही जा रहा गैस पूरा, उसलिए थोड़ा कम है। अभी पूरा सिलेंडर लगा के हम कुछ भी नहीं है बोल के हम कोशिश कर रहे बोलने के लिए, मगर कस्टमर भी सुन रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, ऑटो लेकर आ रहे हैं बताने के लिए। तो ये बताने के लिए इन्होंने यहाँ पर रख ही दिया है। उन्होंने कहा कि गोडाउन में रख रहे हैं तो लोगों को कहीं नहीं लग रहा है कि नहीं है, ये ऐसा झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा तरीका उन्होंने अपनाया, लोगों को समझ में आए कि सच में है और बिल्कुल किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ठीक इसी तरह की बात अभी हमने, और मैं आपको एक अपडेट भी और देना चाह रही थी। मैं एक अपडेट और बोलिए। एक अपडेट और देना चाह रही थी कि दरअसल सर जो अधिकारी हैं यहाँ पर कंज्यूमर की जो सिविल इसके जो हैं उनके अधिकारियों की तरफ से भी एक बैठक इस वक्त सचिवालय में हो रही है। और जब मैं उन अधिकारियों से भी बात कर रही थी अनऑफिशियली भी, फोन पे भी, तो उन्होंने भी ये जानकारी दी कि किसी तरह की कोई भी इस वक्त में कोई कमी नहीं है और आगे ना हो इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाए उसको लेकर जो है बैठक हो रही है। और यहाँ तक कि जो यहाँ के जो डीलर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनसे भी बात की, उन्होंने भी यही बात सही की कि पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई भी कमी जो है वो अभी नहीं दिख रही है। ठीक, इस पैनिक के पीछे ना राजनीति भी हो रही है, उस पर तो मैं शैलेंद्र के पास जाऊंगा ही, लेकिन जिस तरह की बातें आपने बताई ना उसमें सुरेखा, उसी तरह की बातें हमने तेल कंपनियों के प्रतिनिधि, डीलर के जो एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि की भी बातें सुनवाई थी। विकास, क्या असर है भाई लखनऊ में, जरा बताइए। लखनऊ में आपके पीछे जो दिख रहा है दृश्य, पेट्रोल पंप तो सामान्य है बिल्कुल विकास, पेट्रोल और डीजल को लेकर के, और गैस को लेकर के थोड़े बहुत लोग पैनिक हैं क्या कि पता नहीं आगे मिले ना मिले, चलो भरवा लो, घर में गैस है तो भी चलो एक बार लाइन लगा देते हैं। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेट्रोल और डीजल जो पेट्रोल पंप है वहां पर तो कोई बात ही नहीं है। शुरुआती दौर में पिछले 1-2 दिनों में देखा गया था कि लोगों को लगा था कि एलपीजी अचानक से कहीं मिलना बंद हो जाए, इसलिए लोग निकलकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भरवाने लगे थे, जिन लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं थी अपने आवश्यकता से ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर लखनऊ में स्थिति सामान्य है। हमारे पीछे में गैस वितरण केंद्र पे ही मौजूद हूँ। यहाँ पर अब लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, एक गाड़ी अभी इनकी यहाँ पर फुल खड़ी हुई है और पीछे एक गाड़ी जिसकी आपूर्ति की जा चुकी है। यहाँ पर डिलीवरी बॉय हैं जो यहाँ पर ले जाकर लोगों को जो यहाँ नहीं आ रहे हैं, सुरेखा की तरह आप भी भरा हुआ सिलेंडर दिखा रहे हैं ना, प्रक्रिया होती थी सुरेखा की तरह आप भी भरा हुआ सिलेंडर, बिल्कुल भरा हुआ सिलेंडर दिखा रहा हूँ लालचंद जी। ये पूरी गाड़ी भरी हुई है, ये भरे सिलेंडर से है, ये पूरी गाड़ी भरे सिलेंडर की है। जी 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 जो बता रहे हैं ये पूरी गाड़ी भरे सिलेंडर की है और जो पीछे है जो इतने सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। तो अब लोग ही नहीं बचे हैं, इनको आज दिन में इक्का दुक्का लोग आएंगे जो लेकर जाएंगे जिनकी बुकिंग है, और ये लोग खुद इनके डिलीवरी बॉय ले जाकर लोगों के घर घर तक जिनकी बुकिंग है उनको घर तक पहुंचा रहे हैं। अब लोग कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति यहाँ पर बनी हुई है यहाँ पर। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद वह सजग हो गया है, खासतौर से जमाखोरी और कालाबाजारी को लेकर, क्योंकि समस्या वही है, किसी घरेलू गैस सिलेंडर पर नहीं है, उसके दुरुपयोग पर है। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग वो कोशिश कर रहे हैं, तो उन पर सख्ती बरती जा रही है। हर एक केंद्र पर उच्च अधिकारी आकर निरीक्षण करते हैं यहाँ पर। ठीक, ये देखिए 4 संवाददाताओं से जो हमने दिखाया आपको जमीनी हकीकत दिखाया। अब जो ही मैं पश्चिम बंगाल की तरफ शिफ्ट करूंगा बस राजनीति इसमें आ जाएगी। सौरभ दत्ता, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, स्थिति वहां भी लगभग वैसी ही होगी। मैं मान के चलता हूं कि पेट्रोल पंप पर लगभग वैसे ही हालात होंगे जैसे 4 संवाददाताओं ने दिखाए। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो मुझे लगता है राजनीति शुरू हो गई होगी, क्योंकि कुछ हफ्ते में चुनाव होना है वहां। जी लालचंद जी, यहाँ पे तो राजनीति आज से नहीं, राजनीति 10 तारीख से शुरू हुआ था, जब धरना चली नहीं, धरना की जब सामने वाली जो कुर्सी थी जो खाली होने लगे, तब तो धरना उन्होंने ये कह के उठा लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी जय जयकार हुई है एसआईआर को लेकर। और उसी दिन उसी मंच से उन्होंने अपने पार्टी के लिए ये तय कर दिया था कि अगले दिन से ही हम गैस को लेकर उतरेंगे, गैस की क्राइसिस को लेकर उतरेंगे जी। वो रेटोरिक सेट हो गया था और उसके चलते देखा गया वही हुआ। सीएम ममता बनर्जी यहाँ पे पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के साथ बात करके खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैस को लेकर केंद्र को जैसे वो करते हैं केंद्र को निशाना साधा। और आज तो देखा गया कि कल क्यों इतना हमलावर थी ममता बनर्जी। आज सुबह से
मालूम होने लगा। और आज भी वो एक रैली भी घोषणा कर दी है कि सोमवार को वो रैली करेंगी और कलकत्ता के शहर में। और इसी को चलते ये जो दुर्भाग्य की बात ये है कि जब पॉलिटिकल लीडर्स खुद कहने लगे कि गैस की क्राइसिस है, गैस की क्राइसिस है, तो आम जनता में अफवाहें फैलती हैं। आम जनताएं कतार लगाती है गैस एजेंसी के बाहर के सामने कि चलो अब तो राजनीतिक लीडर बोल दिए कि यहाँ पे गैस नहीं होगा, गैस का क्राइसिस होगा। तो वही हालात पश्चिम बंगाल की है। लेकिन डीलर्स एसोसिएशन के साथ जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि देखिए एक वर्ड चल रहा है, किसी भी एक सिचुएशन में, किसी भी एक स्थिति में, जैसे अगर आपको मानो कि आपके घर की रोजगार कम हो गई हो तो आप बचत करके चलेंगे, तो उसी तरह से 30% कटौती करके चल रहा है। यानी जिसको 10 मिल रहा था उसको 7 मिल रहा है। उनका कहना है कि आप स्टोर करना बंद कर दो, कोई क्राइसिस नहीं है। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, जमीनी सच्चाई से हम थोड़ा राजनीति की तरफ गए। ये राजनीति और ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ेगी संसद में। और फिर मैं विनोद जी के पास भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, यहां आप सब बने रहिएगा। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इस वक्त और हमारे सारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। इस समय मैं सीधे शैलेंद्र के पास चलता हूं। शैलेंद्र, हमने जमीनी सच्चाई से राजनीति की तरफ का सफर जो है वो किया, और अब तो पार्लियामेंट आ रहे हैं आपके पास इसीलिए देर से कि भाई वहां पर तो मुझे लगता है विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस पर पूरा एकदम बिल्कुल बोला है और वहां पर लगातार वो बोल रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक क्या क्या कदम उठा करके क्या क्या स्थिति साफ की गई है? शैलेंद्र, देखिए, विपक्ष की तरफ से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी देखने को मिला और 4:30 बजे राहुल गांधी संभवतः जो उन्होंने नोटिस दिया उस पर अपनी बात रखेंगे और सरकार की तरफ से स्थिति भी स्पष्ट की जा सकती है। यानी जो मुद्दा उठाया जा रहा है उसका जवाब भी 4:30 बजे लोकसभा में दिया जाएगा सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से। अभी तक जो कदम उठाया गया उसमें सबसे पहली बात यह है कि प्राथमिकता वाला क्षेत्र गैस के मामले में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो घरेलू गैस है, यानी जो LPG है और PNG है, जो घरेलू गैस के लिए इस्तेमाल होती है, उनकी सप्लाई सुनिश्चित करने को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद कमर्शियल का नंबर आएगा। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं या फिर जो हमारे संवाददाता देश भर से बता रहे हैं कि कमर्शियल में कहीं कहीं पर दिक्कत है, लेकिन घरेलू गैस में दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि 21 दिन कम से कम होता है कि आप दोबारा LPG की रिफिलिंग करा सकते हैं, तो 25 दिन किया गया है कि कोई एक तरह से जमाखोरी या फिर ज्यादा गैस बुकिंग न कराए। और तीसरी बात जो सरकार की तरफ से लगातार कही जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी और बार बार, कि कोई भी पैनिक न हो, क्योंकि पर्याप्त उपलब्धता है। कई देशों से बातचीत चल रही है। LPG तमाम जो रिफाइनरी है उनको कहा गया है कि LPG का उत्पादन बढ़ाएं। कहां से वैकल्पिक और तरीका हो सकता है उस पर उपलब्धता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और जो हमारे पास जो स्टॉक्स है वो भी बहुत सफिशिएंट है। तो फिर घरेलू गैस की उपलब्धता को लेकर कोई आपूर्ति में दिक्कत नहीं है। पैनिक मत हो। आप ये सोचे कि 15 दिन बाद गैस नहीं मिलेगी, पहले ही गैस बुकिंग कराने लगे, जो कतारें देखने को मिली, जो कतारें एक तरह से लग जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। उपलब्धता में कहीं कोई कमी नहीं है। डीलर्स बता रहे हैं, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, तस्वीरें बता रही। तो सरकार ने क्रमबद्ध तरीके से ये बात बार बार कही है और आज 4:30 बजे केंद्रीय मंत्री लोकसभा में भी इस बात को बताने वाले हैं कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया गया है कि कहीं पर भी LPG यानी घरेलू रसोई गैस और PNG यानी जो पाइप के जरिए गैस घरों में आती है, इनकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। और सबसे पहली प्राथमिकता सरकार ने इसी को दी है। उसके बाद
कुछ जगह पर कमर्शियल पर पाबंदी लगाई गई है, या फिर ये सुनिश्चित किया गया है कि सार्वजनिक परिवहन के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है उसकी भी कोई कमी न हो। इसीलिए आप जो बात कह रहे हैं, इसीलिए हमने सारे संवाददाताओं के पास ले जाकर के जमीनी सच्चाई दिखा दी। विनोद जी, जो बात हमारे सारे संवाददाता कह रहे हैं अलग अलग जगहों से और शैलेंद्र संसद से, अब जाकर के ये तो लगता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इसमें रोटी सेकना चाहता है, राजनीतिक रोटी, इसको अफवाह को फैला करके। ये ध्यान नहीं दे रहा कि इसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। लोग खामखा घर में गैस रहने के बावजूद सिलेंडर लेकर दौड़ रहे हैं कि चलो ये भरवा लेते हैं, 2 सिलेंडर खाली उसको भी भरवा लेते हैं। लाल जी, आपदा में अफसर की बात जब आप अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे, तो ये आपदा में एक सियासी अफसर कुछ लोग ढूंढ रहे हैं। जो अभी सौरभ बता रहे थे कि ममता बनर्जी तो एक रैली भी निकाल रही है, तो आप समझिए कि ये मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। राहुल गांधी 4:30 बजे पार्लियामेंट में, लोकसभा में अभी इस पे बोलने वाले भी हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी पहले से ही सरकार को इस बात के लिए चेता रहे थे। अब सवाल है कि दुनिया जानती है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उससे जो सप्लाई चेन है वो उसका मेन चेन है, बिल्कुल, और उस पे लगातार बम वर्षा हो रहा है। तो दुनिया इस बात को भी जानती है कि भारत से लगे हुए पड़ोसी के राज्य, स्टेट जो देश जो है, अब मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद समझिए कि उस सारे पड़ोसी देशों में, चाहे वो पाकिस्तान हो या और छोटे देशों हो, उनके हाहाकार इस तरह का है कि ऑफिसेज बंद कर दिया गया है। अब वहां पे 20% पे आ गया, बाकी सारे लोगों को कह दिया गया वर्क फ्रॉम होम। सारे मिनिस्टर से लेके और नीचे तक के जो गाड़ियों का ये मिला था उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये इस तरह की स्थिति में भारत ने जो एक शानदार यहाँ पे अभी तक की स्थिति को बनाए हुए है, उसकी चीजों को हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत तेल के सप्लाई में एक डाइवर्सिफाइड अपना ये किया था, तो भारत की डिपेंडेंसी उसके हॉर्मुज स्टेट पे उतना नहीं है, बिल्कुल, सिर्फ 40%, 60% भारत का अभी और दूसरे चैनल से आ रहा है, इसलिए तेल के सप्लाई में कभी दिक्कत नहीं होनी है। रही बात गैस की, जो अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने सुना जी कि अभी MEA की तरफ से उसका भी ये हुआ था कि भाई लगातार भारत की तरफ से उस संपर्क में संवाद हो रही है उस चीजों की, और उस संवाद का ही है कि एक इतने वार के जोन से आप देखिए कि आपका एक तेल का जहाज तो अभी आया मुंबई पोर्ट पे, तो जो सरकार संभव कर सकती है उसको संभव बनाने की कोशिश में है। अब डिपेंड ये करता है, जो पैनिक बटन दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पैनिक बटन से दबाने के पे वो सारी जिम्मेदारी स्टेट मशीनरी की भी है। कि अभी होम मिनिस्ट्री में अभी अब देखिए हाई पावर कमेटी की ये अभी उसकी अनाउंस भी हो गया है। लगातार होम सेक्रेटरी की तरफ से सारे DC और पूरे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग हो रही है। तो ये कालाबाजारी होर्डिंग को इस देश ने देखा है जी। कोविड के समय में आपने देखा कि लगे लोग सारे गैस, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को अपने अपने घरों में लगे जमा करने लगे। उसका नतीजा क्या हुआ? कितने लोगों की मौतें हो गई सिर्फ ऑक्सीजन के बिना। बिल्कुल, जहां जरूरत है वहां नहीं पहुंचा। प्राइम मिनिस्टर ने जो कल चेन्नई में कहा, जो अभी आपको अक्षया बता रही थी, कि प्राइम मिनिस्टर ने साफ कहा है कि ये देश का रिजॉल्व है जी। हम हर संकट से निकल सकते हैं, ये कोविड इसका उदाहरण है। बिल्कुल, इसी में भी 140 करोड़ देशों को ये रिजॉल्व दिखाना पड़ेगा कि भारत इस संकट से आगे निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि जिस तरह की तैयारी है, जिस तरह पल पल पर नजर है, निश्चित तौर पर देश निकलेगा। और युद्ध में आपको बता दें कि करीब करीब 2.5 महीने का तेल का स्टॉक भारत रख सकता है, और वो है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेखा, अक्षया, ज्योति, सौरभ, विकास और शैलेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जमीनी स्थिति बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अब हम बात करने वाले हैं कि संसद में और क्या कुछ हो रहा है। संसद में आपने ये तो देखा कि स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, गिर गया। तो अब जाकर के, लेकिन उसका क्रेडिट कौन? राहुल गांधी ले जा रहे थे। अब जाकर के ममता बनर्जी भी हेडलाइन चाहती हैं। कैसे? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ महाभियोग ला करके। पहले ये पूरी रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी का हेडलाइन मैनेजमेंट। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अपने ऊपर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज सदन में लौट आए। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से कल गिर गया। ऐसा पहली बार हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद से ही स्पीकर ओम बिरला लोकसभा नहीं आ रहे थे। अब अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद आज लोकसभा में लौट आए। लेकिन संविधान और लोकतंत्र बचाने की कसम लेने वाले माननीय सांसद लोग आखिरकार
संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर लोकतंत्र की मर्यादा पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं क्या विपक्ष के सांसद? विशेष रूप से संसद में लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ 10 घंटे की बहस चली और इसके बाद अब टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और वो तैयारी क्या है कि टीएमसी की ओर से इस बार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी की गई है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे याद कीजिए पिछली ही चरण में डीएमके की अगुवाई में कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन ने मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग लाने की तैयारी की थी। और टीएमसी नेताओं की अगर मानिए तो विपक्ष 1 या 2 दिन के अंदर ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। अब दावा यह भी है कि इंडी ब्लॉक के लोकसभा में 120 और राज्यसभा में 60 सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर जो नोटिस देना उस पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं। ये प्रस्ताव दोनों ही सदनों में विपक्ष लेकर आएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी लीड करके कांग्रेस को पीछे धकेल रही हैं क्या? और धकेल रही हैं तो जाहिर है कि कांग्रेस की ओर से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हेडलाइन बनाने की पूरी कोशिश हुई तो टीएमसी क्यों चूके? अब टीएमसी एक बार फिर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाकर हेडलाइन लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही तो पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया का संचालन हो रहा है। लेकिन एक संवैधानिक संस्था पर अविश्वास पैदा करना क्या लोकतंत्र के लिए ये सही है? बड़ा सवाल ये है। तो जैसा हमने बताया कि स्पीकर ओम बिरला लौट आए, उन्होंने कहा प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप तो प्रश्नकाल ही नहीं चलने देते हैं, विपक्ष के सांसदों को कहा। प्रश्नकाल में किसी भी माननीय सदस्य को जब मैं एज ए स्पीकर 2 दिन की सदन की सारी कार्रवाई पे धन्यवाद भी नहीं दे रहा, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मानता हूं, तो फिर प्रश्नकाल को चलने दें। आप प्रश्नकाल नहीं चलने देते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो जैसा हमने आपको बताया कि अब तैयारी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ले आया जाए। तो टीएमसी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की हमने तैयारी की है। हम लोग तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट का नोटिस तैयार कर रहे हैं, वो देंगे। कितनी पार्टीज का सपोर्ट है? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साइन हो गए आपके? 100 से ज्यादा हो गया, 100 से ज्यादा हो गया। अभी सिग्नेचर चल रहा है, आज ही शायद हम लोग उसको जमा करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब तो अस्तित्व बचाने की कोशिश है। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी दरअसल अपना अस्तित्व बचाने में जुटी हुई है। ये खाली अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, बचाने के लिए सब इम्पीचमेंट ला रहे हैं। सरकार प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाए हो, अनस्ता गया। कल परसों माननीय स्पीकर के खिलाफ लाए, वो भी गिर गया। अब यही होगा, अभी ड्रामाबाजी हो रही है अस्तित्व बचाने के लिए। 5 स्टेट में चुनाव है, इसलिए जो पार्टियों का हंसी में अवस्था हो गया है, वो लोग ये सब जबरदस्ती कर रहे हैं। लगभग ऐसी ही बात केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुकांतो मजूमदार ने भी कही। उन्होंने कहा सबसे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ ही लाने वाली है। सबसे बड़ा अविश्वास प्रस्ताव आने वाले इलेक्शन में पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के खिलाफ लाने वाली है। और संवैधानिक संस्था के ऊपर अगर विश्वास नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में आपकी मेनका जी को सुनना पड़ा कि यू शुड हैव बिलीव ऑन द जुडिशियरी। तो इसके बाद अगर आपका बिलीव नहीं है तो आपको यहाँ पे इलेक्शन ही लड़ना नहीं चाहिए। बांग्लादेश में जाके लड़िए जहाँ की इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपका विश्वास है। तो आप देख रहे हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं, आप देखिए पहले जस्टिस स्वामीनाथन, फिर लोकसभा के स्पीकर और अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह के प्रस्ताव की बात हो रही है। लेकिन मकसद क्या है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। राजेश राज हमारे साथ संसद भवन से जुड़ चुके हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे पहले राजेश राज के पास। राजेश, और टीएमसी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, टीएमसी के नेता बस कुछ देर में जुड़ जाएंगे, उन्होंने कंफर्म किया है तो वो जुड़ेंगे ज़रूर। हाँ राजेश बताइए,
क्या कुछ इसके पीछे कोशिश, और ये जरा वहां से ये अपडेट दीजिए मुझे कि जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो टीएमसी ने शुरू में उसमें दस्तखत नहीं किया था, अब टीएमसी प्रस्ताव लेकर आ रही है। क्या स्थिति बन रही है? क्या विपक्ष के लोग इस पर सिग्नेचर करेंगे और क्या विपक्ष इस पर एक मत दिख रहा है या अलग सुर है विपक्ष के अंदर भी? बताइए। देखिए, बजट सत्र के पहले हिस्से की अगर बात करें लालचंद जी, तो आपने देखा होगा कि कई मर्तबा जो विपक्ष का जो धरना प्रदर्शन संसद के मकर द्वार पर हुआ करता था, उसमें टीएमसी खुद को पार्टिसिपेट नहीं करती थी। कभी पार्टिसिपेट कर जाती थी और कई बार पार्टिसिपेट नहीं भी करती थी, जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता टूटती हुई नजर आती थी। और आपको याद हो कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पूर्व सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी डेरेक ओब्रायन कई बार अभद्र टिप्पणी करते हुए राज्यसभा के भीतर दिखाई पड़े और बाहर आकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि हम जो तत्कालीन सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ महाभियोग लाएंगे। और दस्तखत कराने की जो प्रक्रिया थी उसको भी करने की कोशिश की जा रही थी। अब ये बिल्कुल साफ साफ नहीं किया जा सकता है कि कितने लोगों ने, सांसदों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी टीएमसी ये अभियान चला रही थी। अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इसी तरह लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो महाभियोग कांग्रेस ने लाया, उसका हसराप लोकसभा में देख चुके हैं। आज लोकसभा के आसन पर ओम बिरला आसीन हुए, तब तक वो सदन के आसन पर आसीन नहीं हुए जब तक कि महाभियोग जो है, वो जो अविश्वास प्रस्ताव था वो खारिज नहीं हो गया। तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक, क्योंकि उनके खिलाफ जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात टीएमसी कर रही है या अन्य विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की बातें अक्सर हुआ नहीं करती हैं, लेकिन ये फितरत बनती जा रही है विपक्ष की कि लगातार पिछले कुछ एक दिनों से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि एसआईआर सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो रहा है। ठीक विनोद जी, पहले जस्टिस स्वामीनाथन, ठीक, फिर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, बीच बीच में जो राज्यसभा के सभापति हैं उनके खिलाफ भी क्या कुछ हुआ था वो हमने देखा ही था, और अब मुख्य चुनाव आयुक्त। क्या विपक्ष किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है? जितने भी प्रावधान ऐसे किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान, कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। विपक्ष क्या ऐसा लग रहा है कि अपने इतने ज्यादा निराश है, हताश है कि सब चीज का प्रयोग कर ही लेना चाहता है क्या? लाजी, जैसा कि आप बता रहे थे इसका मकसद क्या है, तो मकसद आपने, देश ने देखा कल कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे कल जब वोटिंग की बात आई थी, तो उससे वोटिंग से पहले ही कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पूरे विपक्ष के लोग चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे। अब आप सवाल ये देश तो पूछना चाहेगा और जानना भी चाहेगा कि जिसने, जो पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्या उस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में वो वोट भी करे? ठीक, लेकिन वो वोट नहीं किया, बीच में ही निकल लिया, और वो बहस में अपनी बात बोल के राहुल गांधी भी निकल गए और उसके साथ साथ सारे लोग भी निकल गए। तो अब सवाल है कि आपका सीरियसनेस क्या था? सिर्फ हेडलाइन था कि आपने, कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, उसको लेके आपने संसद में, अब लोकसभा के चेयर को, एक सदन की गरिमा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसके आप सदन के उस गरिमामय चेयर को आपने एक तरह से एक लोगों के सामने में आपने उसको कलंकित करने की कोशिश की। और आपकी जो बातें, आपकी बात में दम नहीं थी, तो आप उस स्पीकर के खिलाफ में अभी आया हुआ आपने ही अविश्वास प्रस्ताव को वोट देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये दिखाता है कि ये आपका जो हेडलाइन मैनेजमेंट है वो संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह का अपमान कर रहा है। बिल्कुल, और यही चीज आप कर रहे हैं अभी आप ज्ञानेश कुमार के साथ में, कि ज्ञानेश कुमार, जब आपको चुनाव आयुक्त को ये पावर किसने दिया है? संविधान ने दिया है। संविधान की व्याख्या किसने की है? सुप्रीम कोर्ट ने की है। बेशक। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, दर्जनों बार पिछले एक साल में बताया है कि ये चुनाव आयोग का एसआईआर जो है उसका एक संवैधानिक
जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट बनाना। दो ही काम चुनाव आयोग करता है, वोटर लिस्ट बनाने का और वोट कराने का। बिल्कुल। और दोनों जिम्मेदारी उसको एक संविधान के रूप में उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है जी। और अब आपको जितना भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अमेंड किया, जितना भी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ, उसी के तहत वो सारा काम अभी हो रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव गिरा, अगले दिन ज्ञानेश कुमार के चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ टीएमसी का मूव शुरू हो गया। तो अब सवाल है कि डीएम के दक्षिण में जब आपने मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट पिछले दिनों देखा था, तो कोर्ट ने कहा कि मुझे ताजुब होती है कि एक जज ने सिर्फ ये फैसला दिया कि सिर्फ 5 लोगों को ले जाके आप दीपम का जो एक पारंपरिक वहां कार्तिकेय दीपम की परंपरा है उसको निभा दीजिए। उसको निभाने के बजाय आप उसके खिलाफ में, जज के खिलाफ में इंपीचमेंट लेके आ गए सीधे लोकसभा में। उसमें प्रियंका गांधी भी थी, अखिलेश यादव भी थे, शिवसेना के भी सांसद थे। तो अब सवाल है कि इस देश में जो लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की बात और रक्षा की बात आप करते हैं, तो लोग देख रहा है कि अब संविधान को किस तरह तार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है ये जानने के लिए हमने टीएमसी की तरफ से लोगों को बुलाया था, उन्होंने कंफर्म भी किया था। कोशिश हम कर रहे हैं कि लगातार जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक जुड़े नहीं हैं। मैं माधवी जी के पास जाकर के प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर माधवी जी की प्रतिक्रिया लेंगे। ये जो टीएमसी कर रही है ये क्यों कर रही है, और टीएमसी के लोग अगर जुड़ जाते हैं तो उनसे तो पूछेंगे ही। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सारे मेहमान। इस समय मैं सीधे माधवी जी के पास चलता हूं। माधवी जी, जो बात हो रही है अभी, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका 3 दिनों का दौरा, पश्चिम बंगाल के 3 दिनों के दौरे पर थे। 3 दिनों के दौरे में जहां जहां मौका मिला टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए उनको। हालांकि वो कहकर ये आए हैं कि इस बार हिंसा जो है वो थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी जिम्मेदार अफसर होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या इन सब चीजों की वजह से भी टीएमसी बिल्कुल घेर लेना चाहती है मुख्य चुनाव आयुक्त को, माधवी जी? जी, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी को ये अंदाजा हो गया है कि अब बंगाल में उनकी सत्ता जाने वाली है। देखिए, 2 तरीके की चीज है। तो पहला तो ये कि ममता बनर्जी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खो चुकी हैं और केवल राज्य की पार्टी रह चुकी हैं। उसकी जो बीजेपी का वोट शेयर है वो 39% से भी ज्यादा है। अब ऐसी स्थिति में जो एक खींचतान है, ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण की राजनीति का जो पर्दाफाश हो गया है और खुद उसकी जो झुंझलाहट है वो झुंझलाहट भी सामने आती रह रही है। खुले मंच से एक मुख्यमंत्री अगर ये भाषण में बोलने लग जाए मंचों से कि एक कम्युनिटी ऐसी है जिसको हमने केवल रोक के रखा है, कमर उन्होंने अगर बांध ली तो 1 सेकंड, किसने तो 15 मिनट का मतलब चेतावनी दी थी, इन्होंने तो 1 सेकंड का कहा है कि 1 सेकंड के अंदर में वो क्या कर देगी, ये आप समझ सकते हैं ना जी। और इनके ही मंच से इनकी जो एमपी है वो महुआ मोइत्रा कहती है कि जो बंगाल में टीएमसी को वोट नहीं देगा वो बंगाली नहीं है, उसे बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। तो ये बंगाल के बंगाली मानुस को अब समझना होगा, हिंदुओं को समझना होगा कि पश्चिम बंगाल को आज ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी किस दिशा में लेकर जा रही है, क्या चाहती है वो। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो एक भौगोलिक क्षेत्र है वो क्षेत्र भी अपने आप में काफी समृद्ध है और इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को लगता है, क्योंकि एक कमजोर कड़ी भी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ का 95% के आसपास जो है वो सीमा क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि ममता बनर्जी को ये समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की अस्मिता को लौटाना और बंगाल के मानुस को उसके अधिकार को लौटाना अब केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत से नहीं है,
ये अब जरूरी हो गया भारत की अस्मिता के साथ भी, भारत की समृद्धि के साथ जी, जो बातें भी आपने कही उस पर टीएमसी के प्रवक्ता अगर जुड़ते, नेता जुड़ते, जरूर जवाब देते। हम लगातार कोशिश भी कर रहे थे लेकिन वो किसी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस बीच में कुछ चीजें साफ कर दूं। राजेश बताइए, कब तक आ सकता है ये महाभियोग का प्रस्ताव? कुछ इस बारे में सूचना, क्योंकि सौगत राय बोल रहे थे कि तैयार है मामला। देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी तक टीएमसी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं या जो फिर पार्टी में जो लीडर हैं उनकी तरफ से कोई ऑथेंटिक जो है वो खबर नहीं आई है। तमाम तरह के बयान जरूर दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जो है रूप से किसी ने ना पेपर दिखाई है ना कोई इस तरह के अभियान की जानकारी अभी तक प्राप्त हो पाई है। लेकिन वो जिस तरीके से जगदीप धनखड़ तत्कालीन सभापति के खिलाफ जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान भीतर भीतर चलाने की कोशिश कर रहे थे, वो आशंका अभी भी जताई जा रही है। अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया और वह ध्वनि मत से खारिज हो गया, तो इसके बाद अब जो है ये कहा जा सकता है कि उनके हौसले तो पस्त जरूर हुए होंगे कि अनर्गल आरोप लगाकर और कई तरह की फैक्चुअल चीजों को खारिज कर जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो लाया गया, उसमें जैसे गृह मंत्री ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसको लोकसभा स्पीकर 1 सेकंड में उसको खारिज कर देते, लेकिन उन्होंने तथ्यों का हवाला देते हुए, खारिज न करते हुए एक्सेप्ट किया और खुद को सामने लाकर ठीक है राजेश। विनोद जी, जो बात अभी राजेश कह रहे हैं, देखिए, एक तो विपक्ष के पास नंबर नहीं है, ये भी बात बिल्कुल साफ है। नंबर जब नहीं है तो कहां से प्रस्ताव पास होगा? लेकिन जितना भी नंबर है उसमें आपको लगता है कि इसमें एक मंच पर विपक्ष आएगा? लाल जी, अभी जो आपने स्वागत राय का और टीएमसी के सांसद हैं, बुजुर्ग सांसद हैं, उनका भी बयान आपने सुनाया है। वो बता रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि हमने 120 लोकसभा के सांसद और 60 जो है राज्यसभा के सांसदों का हस्ताक्षर ले लिया है और आज हम इसका रिपोर्ट रखने भी जा रहे हैं। तो जो टीएमसी का दावा है, हम तो उसी को बात को मानेंगे। रही बात की, आप सबसे बड़ी चीज ये है कि बात तो खुद जानते भी हैं। मैं जब आप अपनी रिपोर्ट में हेडलाइन मैनेजमेंट बता रहे हैं तो उनको खुद पता है कि आपको मुख्य चुनाव आयुक्त को पे इम्पीचमेंट लाने के नंबर्स आपके पास नहीं है, या न लोकसभा में है न राज्यसभा में है। लेकिन वो जो कोशिश कर रहे हैं लाल जी, ये लोकतंत्र पे हमला है जी, ये संविधान पे हमला है जी। जो पॉकेट में रख के आप संविधान रख के आप दुनिया को बताते हैं, देश में जगह जाते हैं कि हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, तो एक संवैधानिक संस्था पे जब आप इस तरह के आरोप कर रहे हैं तो लोगों में भरोसा आप तोड़ रहे हैं। जो चुनाव आयोग पे लोगों का भरोसा है, जो चुनाव पर लोगों का भरोसा होना चाहिए, उसके बीच में आप इस तरह की चीजें करके, इस तरह की बातें करके आप लोगों में उस भरोसे की कमी कर रहे हैं। एक के बाद एक कई, ये पहले जस्टिस स्वामीनाथन, फिर लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और अब ये। इससे सवाल तो उठता है कि सच में संविधान और लोकतंत्र में भरोसा है या नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी, आज टीएमसी के प्रवक्ता जुड़े नहीं, वरना वो आपके आरोपों का जरूर जवाब देते। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए माधवी जी। राजेश, आपका भी शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।